नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर इस वक्त 24 की खबर में वो तमाम अहम खबरें लेकर जो 2024 में यानी इस बार चुनाव के हवाले से सियासी तौर पर अहमियत रखती है। आइए शुरुआत करें। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन पार्टी के शीर्ष नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का मील का पत्थर पार करना ही होगा। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। तो पीएम मोदी ने संबोधित किया बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन को और इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्षी भी 400 पार का नारा लगा रहे हैं। ये तमाम बातें उन्होंने अधिवेशन में अपने संबोधन के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवा ऊर्जा से भरा हुआ है। भारत आज अपने लिए लक्ष्य कर रहा है और जो लक्ष्य तय करता है वो उसे प्राप्त भी करता है। हम 2029 में भारत में यूथ ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। 2036 में भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी करे, इसके लिए काम करें। का संकल्प भी है कि हमें भारत को विकसित बनाना है और इसमें अगले 5 वर्षों की बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। अगले 5 साल में भारत को पहले से भी कई गुना तेजी से काम करना है। अगले 5 साल में हमें विकसित भारत की तरफ एक लंबी छलांग लगानी है। लेकिन भाई और बहनों, सारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पहली शर्त है बीजेपी के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि इस अधिवेशन के बाद 2047 का भारत कैसा होगा, इसका पीएम मोदी का संदेश लेकर हम हर चुनाव क्षेत्र में जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कहीं संशय नहीं है, देश ने तय किया है कि पीएम मोदी ही फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। इस अधिवेशन के बाद 2047 का भारत कैसा होगा, इसका मोदी जी का संदेश लेकर हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे और कुछ ही दिनों में देश की जनता ये निर्णय करने वाली है कि आने वाले 5 साल इस देश के शासन की धुरा किस पार्टी के हाथ में होगी, किस व्यक्ति के हाथ में होगी, मगर पूरे देश में कहीं पर भी संशय नहीं है, प्रश्न चिन्ह नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर रही है। उन्होंने देश के लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद से रंग दिया। इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी, इसकी देन इस देश के लोकतंत्र की स्पिरिट को खत्म कर, देश के लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद से कलर्ड कर दिया। कभी भी स्वतंत्र रूप से जनमत उभर करना आए, इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था करने में परिवारवादी पार्टियां लगी रही। मोदी जी ने 10 ही साल में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद को समाप्त कर विकास की राजनीति को मध्य बिंदु में लाया, जिसको देश की जनता ने स्वीकार। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं को संबोधित किया और कहा कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन किया और इसके परिणाम स्वरूप राम मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति से चला। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बिना देर किए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन किया, जिसके परिणाम स्वरूप
श्री राम मंदिर निर्माण का कार्य त्वरित गति से चला और महज 4 साल के अंदर श्री राम लला के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुई। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी नेताओं को संबोधित किया और कहा कि देश की आजादी को 76 साल से ज्यादा समय हो गया। इसमें भाजपा का 16 साल का शासन और कांग्रेस का 55 साल का शासन रहा। हमने 16 सालों में खास तौर पर अब के 10 वर्षों में जनता की सेवा। 16 साल का शासन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के माध्यम से और पूर्व में लगभग 55 साल ये कांग्रेस का जो शासन चला है। बातें एकदम स्पष्ट है। 55 साल में आजादी के बाद देश की जनता को क्या मिला, देश की जनता को किस प्रकार से सत्ता प्राप्ति का हथियार ये मान करके चला गया, और इन 16 वर्ष में जिसमें विशेष तौर पर अब के 10 वर्ष आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, हमने जनता की सेवा के लिए इस सत्ता को माध्यम बनाया। 16 साल का शासन। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बयान दिया। कहा कि जेपी नड्डा ने हमें संबोधित किया था। उन्होंने भाजपा के ज्ञान को नए तरीके से परिभाषित किया और इस दौरान 4 बिंदुओं पर फोकस करने के लिए कहा। का दूसरा दिन है। कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने संबोधन किया था और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ज्ञान को नए तरीके से परिभाषित किया है। गा का मतलब गरीब, या का मतलब यूथ, ए से अंधता, ना से नारी। इन 4 बिंदुओं पर फोकस करने के लिए कहा। अधिवेशन का दूसरा दिन है। कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने संबोधन किया था और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ज्ञान को नए तरीके से परिभाषित किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा, जिस तरह से हम काम कर रहे हैं उससे प्रधानमंत्री बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं कि बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार सीटें मिलेंगी। जिस तरह हम काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि बीजेपी 370 सीटें जीतेगी। काम कर रहे हैं पूरा भारत, और इसी से प्रधानमंत्री पूरा कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि 370 हमें सीट हमें मिलेंगी और एनडीए को 400 पार। क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट आता हूँ। आज नॉर्थ ईस्ट में अगर देखा जाए कि जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी असम से ही आके भारत के पीएम बने थे, 2 बार पीएम बने थे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह डेवलपमेंट था डेवलपमेंट तो हुआ नहीं। प्रधानमंत्री हमारे वहाँ आसाम से थे, लेकिन मोदी जी जिस तरह से देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में, जिस तरह से काम हो रही है, हर एक मंत्री को कहा गया है नॉर्थ ईस्ट जाओ, अपनी स्कीम को वहाँ लागू करो। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, प्रधानमंत्री का भाषण बहुत उत्साही था। 10 साल में क्या काम किया और आगे 5 साल में भारत को कहां ले जाना है, ये सब पीएम ने बताया। भाजपा और दूसरी पार्टी में यही अंतर है। हमारा अधिवेशन होता है, चर्चा होती है, प्रस्ताव पारित होते हैं, नेता मार्गदर्शन देते हैं और एक तरफ एक साहब देश को जोड़ने निकले और खाली गाली पड़ती। भाषण बहुत ही उत्साही था। 10 साल में क्या काम किया और आगे 5 साल में भारत को कहां ले जाना है, गरीब के लिए, विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और आज दुनिया भारत का क्या सम्मान कर रही है और हम कार्यकर्ताओं को क्या करना है, एक एक चीज बताएं। यही अंतर है भाजपा में दूसरी पार्टी में। हमारा अधिवेशन होता है, चर्चा होती है, प्रस्ताव पारित होते हैं, नेता प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन करते हैं, अध्यक्ष करते हैं, गृह मंत्री करते हैं, रक्षा मंत्री। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और कहा कि 100 दिनों तक भाजपा का हर कार्यकर्ता भाजपा के लिए काम करे। भाजपा देश के लिए काम करती। मोदी जी ने सभी कार्यकर्ताओं को
100 दिन जिम्मेदारी के साथ देश के लिए काम करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अभी जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो एक विकसित राष्ट्र बनाना है, पर उसके लिए काम अभी से हमें करना होगा और इसलिए सभी कार्यकर्ताओं में जोश और ऊर्जा के साथ हमें जनता के बीच में जाना है और हर लाभार्थी को मोदी जी का प्रणाम कहना है और कार्यकर्ता रोज उत्साह के साथ जनता के बीच में काम करें। मोदी जी ने सभी कार्यकर्ताओं को 100 दिन जिम्मेदारी के साथ देश के लिए काम करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 370 सीटें कहा है, लेकिन ये जनता के हाथ में। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोग राज करते हैं, किसी नेता के कहने से कुछ नहीं होगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने तो ये भी कहा था कि छगन भुजबल करप्ट हैं, अजीत पवार करप्ट हैं। उन्होंने कहा था कि अशोक चौहान करप्ट हैं। तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा था कि महंगाई कम करेंगे, बहुत हुआ महंगाई पे वार, अब की बार मोदी सरकार, ये बोल के वो सत्ता में आए थे। आज देश अब तक की सबसे ज्यादा महंगाई से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा था कि डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा और आज रुपया डॉलर के मुकाबले बिल्कुल वीक हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा था कि महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी और हम सबने देखा कि कैसे देश की एथलीट बेटियां न्याय के लिए सड़कों पर बैठी। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बयान दिया और कहा कि देश में बच्चा बच्चा बीजेपी को चाहने लगा है। उन्होंने कहा कि हम इस बार जरूर 400 पार का जो नारा है वो साकार करेंगे। देखिए, 400 पार का नारा आज केवल आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं दे रहे, आदरणीय जेपी नड्डा जी नहीं दे रहे, आज देश का बच्चा बच्चा अपने मुंह से बोल रहा है कि आने वाले 2024 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार फुल मेजॉरिटी के साथ 370 से ज़्यादा सीटें लेकर के सरकार बनने वाली हैं और एनडीए की जो है वो 400 से ज़्यादा सीटें आएंगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी पिछली बार भी हम 10 सीट लेकर के आए थे, इस बार भी 10 की 10 प्लस 2 कोई और जो हमें मिलेंगे हम वो भी जिता करके लाएंगे। देखिए, 400 पार का नारा आज केवल आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं दे रहे, आदरणीय जेपी नड्डा जी नहीं दे रहे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि एक दिन कुमारी सैलजा रैली निकालती हैं, अगले दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा रैली निकालते हैं। हुड्डा साहब की रैली में सैलजा नहीं जाती और सैलजा की रैली में हुड्डा साहब नहीं जाते। हरियाणा में ये पहले इकट्ठे तो हो लें, एक दिन शैलजा रैली निकालती है, दूसरे दिन हुड्डा साहब निकालते हैं। हुड्डा साहब वाली में शैलजा नहीं जाती, शैलजा वाली में हुड्डा साहब नहीं जाते। हुड्डा साहब घोषणाएं करते हैं कि हम ये लागू करेंगे, शैलजा कहती है अभी ये कहीं तय नहीं हुआ। तो क्या तो कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर अक्सर कांग्रेस अपने विपक्षियों के निशाने पर रहती है। अब अनिल विज ने जुबानी वार किया है कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर। उन्होंने कहा कि कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग अलग रैलियां निकालते हैं। कुमारी सैलजा की रैली में भूपेंद्र हुड्डा नहीं पहुंचते और भूपेंद्र हुड्डा की रैली में सैलजा नहीं पहुंचते। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने चुनाव को लेकर बयान दिया और कहा कि इस बार एनडीए 400 पार जरूर जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी घर घर पहुंच रही। प्रधानमंत्री जी ने देश से आह्वान किया कि भाई 370 समाप्त करने के बाद तो भारतीय जनता पार्टी को जो टिक्का होगा वो 370 का ही होगा, तो अब की बार 370 सीटें देनी। प्रधानमंत्री जी ने देश से आह्वान किया कि भाई 370 समाप्त करने के बाद तो भारतीय जनता पार्टी को जो टिक्का होगा वो 370 का ही होगा, तो अब की बार 370 सीटें देनी। तो एनडीए 400 पार जरूर जाएगा, ये कहना हरियाणा कैबिनेट मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर का। तो इस बार एनडीए के 400 पार का नारा बीजेपी जोर शोर से लगा रही है और इसी बयान को बार बार बीजेपी नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है। कंवरपाल गुर्जर ने यह भी कहा कि पीएम मोदी की गारंटी घर घर पहुंच रही है, लिहाजा एनडीए 400 पार जरूर जाएगा।
बीजेपी के 400 पार के नारे पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में बीजेपी ने 2019 में 75 पार का नारा दिया था, लेकिन उनकी 40 सीटें ही आई थी और अब से 400 पार की बात कर रहे हैं। ये 200 पार कर जाएंगे तो इनके लिए बड़ी बात है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी। और क्या कहें? देखिए, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था 75 पार, आई थी उनकी 40। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 53% बनता है लगभग। तो 53% का रेशो ले लीजिए, उन्हीं की अपनी जुबान में कह रहे हैं 400, तो अगर 200 पार कर जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। ये अपने आप में उनके अपने रिकॉर्ड के मुताबिक ये नंबर बनता है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी 200 की संख्या भी पार कर पाएगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी। जो अन्नदाता के ऊपर अन्याय अत्याचार करता है उसको देश के लोग पसंद नहीं करते। जाएंगे और क्या कहें? देखिए, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था 75 पार। हाल ही में पार्टी विरोधी गतिविधियों का इल्जाम लगा कांग्रेस से 6 वर्षों के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम को निष्कासित कर दिया गया, जिसको लेकर निष्कासित कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी गैरों को अपना बनाने का काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे अभागे नेता हैं जो अपनों को भी गैर बनाने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी गैरों को अपना बनाने का काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे अभागे नेता हैं जो अपनों को भी गैर बनाने का काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी की बेटे ने तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कही। बता दें आपको कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के चलते उनको 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित किया गया है। इस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बयान देते हुए कहा कि पीएम गैरों को अपना बनाने का काम करे, कुछ अभागे नेता अपनों को ही पराया कर। कांग्रेस नेता कमलनाथ के अपने बेटे नकुलनाथ के साथ भाजपा में शामिल होने की चर्चा है। कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ कई विधायक और पूर्व विधायक और कई स्थानीय नेताओं के साथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरी कहीं बात नहीं हुई कि अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। सर, भाजपा में शामिल होने की नकुलनाथ जी की बात हो रही है। मेरी तो कहीं बात नहीं हुई सर। तो मेरी कहीं बात नहीं हुई, ये कहना है कमलनाथ का। लेकिन अटकलें तेज हैं कि वो शाम को बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं अपने बेटे नकुलनाथ के साथ। कई विधायक और उनके साथी नेता भी बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। तो इसी को लेकर चर्चाएं थी पिछले कई दिनों से, क्या वाकई कमलनाथ अपने बेटे के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन कमलनाथ ने फिलहाल तो बयान यही दिया है कि मेरी कहीं किसी से कोई बात नहीं हुई। वहीं कमलनाथ को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि मेरी कमलनाथ से लगातार चर्चा हो रही है। कांग्रेस नेतृत्व की लगातार उनसे चर्चा हो रही है। उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, वो कांग्रेस के स्तंभ रहे। जैसा व्यक्ति जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे और उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के स्तंभ रहे। कौन सा पद उन्हें नहीं मिला? केंद्र में मंत्री बन गए, एआईसीसी में महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सारे पद उनको मिले हैं और मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की खबरों पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बयान दिया और कहा कि मैं सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करता हूं, कमलनाथ की नहीं। सर, आखिरी और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, वो है कमलनाथ जी के रिगार्डिंग। क्या कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी से बातचीत? नहीं, मैं सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करता हूं, कमलनाथ की नहीं। मैं काशी विश्वनाथ की बात करता हूं, कमलनाथ की नहीं, ये कहना है जयराम रमेश का। कांग्रेस नेता से कमलनाथ के बीजेपी में जाने को लेकर सवाल किया गया था। इसी पर जयराम रमेश ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं कमलनाथ की बात नहीं करता, काशी विश्वनाथ की बात करता हूं।
तो कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ के बीजेपी में जाने की चर्चा तेज है। इसी बीच इस तरह की प्रतिक्रियाएं कांग्रेस के नेताओं की तरफ से लगातार सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सत्ता के दम पर विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं को धन विहीन, कार्यकर्ता विहीन और लोकतंत्र विहीन इस देश को करना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस बात का कई बार जिक्र किया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव इनका अंतिम चुनाव रहेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने देश का संचालन कर रहे हैं, केंद्र सरकार उसी तर्ज पर हिंदुस्तान को भी इस दिशा में लाना चाहती है। सबकी तैयारियां मुकम्मल हैं और मगर देश के अंदर लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि जो चुनाव का मैदान हो वो सबके लिए समान होना चाहिए और इस समय ऐसा लग नहीं रहा। इस समय सत्तारूढ़ दल जो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि हमारी शिवसेना के भी कुछ लोग चले गए, इससे क्या फर्क पड़ता है। ये जो डरपोक लोग होते हैं जो पार्टी के नाम पर पैसा और धन कमाते हैं तो वो ईडी के डर से जाते हैं। ये बेईमान और बेवफा लोग होते हैं। अगर वो भाजपा में जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ जाएंगे। डरपोक लोगों से पार्टी नहीं बनती, पार्टी तो कार्यकर्ता से बनती। मध्य प्रदेश का चुनाव कांग्रेस नहीं हार सकती थी, ये सबको मालूम। कमलनाथ जैसे लोगों ने ये इलेक्शन सैबोटेज किया, ऐसा लोगों का कहना है। अगर आप वो बीजेपी में जाना चाहते हैं तो जाना चाहिए। 2024 में जब चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में तब पता चलेगा इस व्यक्ति की हैसियत क्या है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कमलनाथ जी जाएंगे। संजय राउत ने तमाम बातें कही कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों को लेकर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बसवराज बोम्मई ने कहा कि चुनाव की पूरी तैयारी है, जेडीएस के साथ गठबंधन भी अच्छा चल रहा है और हमें विश्वास है कि कर्नाटक में 28 में से 28 सीटें हम जीतेंगे। पूरी तैयारी है और जेडीएस के साथ गठबंधन भी बहुत अच्छा चल रही है और ये बार विश्वास है कि 28 को 28 आ जाएगा। खास करके कांग्रेस का जो शासन है 9 महीने का, इतना बुरा सरकार आज तक कर्नाटक के लोग अभी नहीं देखे, इसलिए हमको बहुत विश्वास है 28 को 28 जीतेंगे। तो बीजेपी मिशन 2024 को लेकर पूरी तरह से संजीदा है। बसवराज बोम्मई ने इसे लेकर बयान दिया कि तैयारी पूरी है। चुनाव की मुकम्मल तैयारी के चलते ही तमाम बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजस्थान के आलोपी टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस की तैयारी पूरी है। सभी लोकसभा सीटों पर पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। एआईसीसी भी अपना सर्वे कर फीडबैक लेती है। पार्टी जल्द ही उम्मीदवारों पर फैसला करेगी। हाँ, निश्चित तौर पर हमारा ये प्रयास रहेगा और काफ़ी विधायक हैं जिनका डिमांड आई है कि जनता चाहती है कि उनको सांसद का चुनाव लड़ाया जाए, तो हमारा पूरा ये फोकस रहेगा कि ऐसे जो हमारे विधायक हैं जो सांसद बन सकते हैं तो उनको सांसद का चुनाव भी लड़ाया जाए। तो पार्टी जल्द उम्मीदवारों पर फैसला करेगी, कहना है कांग्रेस नेता टीकाराम जूली का। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और इसी को लेकर कांग्रेस भी मिशन 2024 में जोर शोर से जुट गई है। टीकाराम जूली ने कहा कि हर इलाके में पर्यवेक्षक लगाए गए हैं और पार्टी जल्द ही उम्मीदवारों पर फैसला करेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा देने पर सलीम शेरवानी ने कहा कि पार्टी से मेरा अलगाव आज नहीं हुआ, ये तब हुआ जब राज्यसभा चुनाव के लिए सदस्य के नाम की घोषणा की गई। मुझे लगा कि ये विषय है जिस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी उस मूल मंत्र का पालन ही नहीं कर रही है तो हम पार्टी में क्यों रहे। इंडिया गठबंधन को लेकर कोई भी गंभीर नहीं है। इंडिया गठबंधन किस मकसद से हुआ है, जो गठन हुआ था वो पूरा नहीं हो रहा। सपा पे बहुत बड़ा भरोसा पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुसलमानों ने किया।
मेरे ख्याल में जितना वोट मुसलमानों को सपा को मिला है वो जिंदगी में कभी नहीं मिला था। बहुत बड़ी संख्या उनको मिली थी, मगर मुसलमानों की जायज बातों पे आवाज ना उठाना ये एक तकलीफ की बात है। तो समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद सलीम शेरवानी ने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने मूल मंत्र का पालन नहीं कर रही है। गठबंधन जिस मकसद को लेकर किया गया था, इंडिया गठबंधन जिस मकसद को लेकर बनाया गया था, उसके लिए कोई भी गंभीर नहीं है। इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल 24 की खबर में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।